अस्सलामुअलैकुम। तो डियर डॉक्टर्स, आज का हमारा टॉपिक है माइकोप्लाज्मा निमोनियाई बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा निमोनियाई बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम अगर याद करना तो उसमें जो मेन कंपोनेंट है निमोनिया जो है उसका जो मेनली एटिपिकल निमोनिया है कॉजिंग एजेंट है, जो लाजमी याद रखना है क्लिनिकली हो या आपका एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ईजी है, इसका एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। अब वो बताता हूँ क्या होता है कि एक तो ये इसका रिजर्वायर जैसे कि आपको पता है निमोनिया है, तो निमोनिया कॉज करने वाले एजेंट्स कहाँ होते हैं? आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्स में। अब रिस्पिरेटरी ट्रैक स्प्रेड कैसे होगा? स्नीजिंग से, रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से ऐसे स्प्रेड होगा। तो ये क्या होगा? इसका रिजर्वायर ह्यूमन रिस्पिरेटरी ट्रैक, रिस्पिरेटरी ट्रैक है। स्प्रेड कैसे होगा? ट्रांसमिशन कैसे होगी इसकी? थ्रू रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड होगा। तो ये तो कॉमन चीज़ है। अब जो डिफ्रेंशिएट करने वाला है माइकोप्लाज्मा निमोनिया को अदर निमोनिया के कॉजेज़ से, वो ये है कि ये एक तो एडल्ट्स में, देन हॉस्पिटलाइज्ड। ऑफ कोर्स हॉस्पिटलाइज ज़्यादातर बच्चे तो लेस होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन इसका आप याद रख लेना, हॉस्पिटलाइज तो याद रखना है, ज़्यादातर बड़े एडमिट होते हैं। और देन आपके प्रिजनर्स 18+ ही ज़्यादातर आपके प्रिजनर्स होते हैं। जेलों में बच्चे तो होते नहीं, छोटे प्रिजनर्स हो गए, एडल्ट्स हो गए और आपके हॉस्पिटलाइज में। इन तीनों में अगर निमोनिया हो, और वो कौन सा हो? एटिपिकल की पहचान क्या होती है? इसमें नॉन पुरुलेंट कफ होती है, ड्राई कफ होती है, बलगम नहीं प्रोड्यूस होता, जिसे कहना खुश्क खांसी है वो होती है। तो वो कॉजिंग एजेंट क्या होगा? मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो आपका माइकोप्लाज्मा निमोनिया ही है। तो अब इसके जो हैं क्या होगा? एक तो ये है मोस्ट कॉमन कॉज, ये याद रखना है, एमसीक्यूज भी है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया किस में? निमोनिया किस में? एडल्ट्स में भी मेनली कॉमनली जो यंग एडल्ट्स हैं उनके अंदर, यंग्स के अंदर निमोनिया की कॉज है। एडल्ट्स के अंदर प्रिजनर्स और हॉस्पिटलाइज या कॉमनली क्राउडेड मतलब जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो वहाँ पे, मतलब एक जगह पे ज़्यादा लोग लिविंग, एक ही रूम में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जहाँ पे क्राउड हो वहाँ पे ये कॉमन होता है, और वो भी यंग एडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया है। और इसके अलावा याद रखना है कि ये वो डिज़ीज़ है जिसके अंदर पेशेंट आपके सामने बिल्कुल नॉर्मली ठीक हालत में बैठा हुआ, लेकिन जब आप एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे करवा के चेक करेंगे, वाह इसका तो टोटली बेड़ा गर्क हो चुका है, लाइक बिल्कुल वाइट, जिस तरह ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है, बहुत ज़्यादा एडवर्स इसके एक्सरे शो होते हैं कि ना जो आपकी लंग्स है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। लेकिन एक्चुअल जो कंडीशन होती है वैसे नहीं होती। एक्सरेज के अंदर ऐसे होता है, एक्सरेज ऐसे शो करते हैं, appears more worse than the actual condition। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है मेनली यंग एडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया माइकोप्लाज्मा है, एंड देन सेकेंडली अगर प्रिजनर्स, और ये भी आता है प्रिजनर हॉस्पिटलाइज या क्राउडी एरियाज़, और उसके बाद आता है कि एक्सरेज मोर वर्स हैं देन द एक्चुअल कंडीशन। पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं ऑफ कोर्स होगा, उसको क्या होगा? एटिपिकल निमोनिया होगा। ये क्या कॉज करता है? ये एटिपिकल निमोनिया कॉज करता है। तो एटिपिकल निमोनिया कॉज करेगा। एटिपिकल निमोनिया के सिम्टम्स जो आपको कॉमन सिम्टम्स है, बस 2 याद रख लेना सिम्टम्स, बाकी आपको इसकी डिटेल्स रिस्पिरेटरी सिस्टम उसमें बताऊंगा। लेकिन जो एटिपिकल निमोनियाज होते हैं उसमें आपका जो आता है ड्राई कफ आता है, ड्राई कफ, प्रोलॉन्ग ड्राई कफ होगी, देन एटलीस्ट 15 डेज़ के बाद या जब रिकवरी फेज़ होती है तब बलगम प्रोड्यूस होता है, तब पुरुलेंट कफ स्टार्ट होती है। तो वो ये भी सिम्टम है। दूसरा रेजिस्टेंट कफ होती है, तो आपने अभी याद रखना ड्राई कफ है। सेकंड इसका होगा, इसके अंदर वीक मतलब माइल्ड फीवर होगा। एक तो आपने डायग्नोस कर लेना है निमोनिया, आपको ऐसे नहीं आएगा, आपको निमोनिया की हिस्ट्री के साथ पेशेंट आएगा और आपने जो है माइक्रोब वो इन्वेस्टिगेट करना है। तो अब इसकी
इन्वेस्टिगेशन से पहले बता दूं कि जो माइकोप्लाज्मा, M फॉर माइकोप्लाज्मा, M फॉर IgM, ऐसे याद रख लें, M फॉर माइकोप्लाज्मा, M फॉर IgM। IgM एंटीबॉडीज़ मिलती हैं इस पेशेंट के अंदर, IgM एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, IgM एंटीबॉडीज़। IgM एंटीबॉडीज़ को हम कोल्ड एग्लूटिनिन्स भी कहते हैं। एग्लूटिन या एग्लूटिनिन्स भी कहते हैं। अब कोल्ड एग्लूटिनिन्स, कोल्ड से वर्ड जो है याद रख लेना, कोल्ड मतलब ठंडा, मतलब कहाँ पर कोल्ड तो आता है, कूल और कोल्ड में ये फ़र्क होता है, कोल्ड ज़्यादा ठंडा होता है। तो कोल्ड में क्या होगा, पेशेंट की हेमोलिसिस होगी कहाँ पे, पेरिफ्रीज में। कोल्ड मेनली जो है ऑन एन एवरेज 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो, पेरिफ्रीज जो हैं उनके अंदर हेमोलिसिस होती है ऑन एन एवरेज 4 डिग्री अराउंड अबाउट। तो इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट को जो कोल्ड एक्सपोजर है, जहाँ पे कोल्ड मतलब जो ठंडे एरियाज़ मीन्स टू से जो एक्सपोज टू एनवायरनमेंट है, कौन से हमारे पेरिफ्रीज, हमारे हाथ पाँव में, बाजू वगैरह, सर्दियों के अंदर एक तो सर्दियों में होगा, विंटर में पेशेंट आएगा, दूसरा क्या होगा पेरिफ्रीज के ऊपर उसके क्या होंगे वो आपको बताता हूँ। ब्लिस्टर्स बने हो सकते हैं, आपको एरिथमेटस मिल सकता है, वहाँ पे हेमोलिसिस हुई होगी, वहाँ पे हेमोलिसिस होगी, इसकी वजह से पेशेंट को हेमोलिसिस होगी। अब पेशेंट को हेमोलिसिस हो गए कोल्ड एग्लूटिनिन्स की वजह से, तो 2 डिजीज़ हैं जो स्किन के ऊपर आप क्लिनिकली डायग्नोस कर लोगे। एक आती है पेशेंट की एरिथेमा नोड्यूसा और दूसरी होती है एरिथेमा मल्टीफॉर्मी। तो एग्लूटिनिन्स की वजह से आपको 2 डिजीज़ होती हैं, आपकी मल्टीफॉर्मी एंड दूसरी जो है एरिथेमा, एक एरिथेमा मल्टीफॉर्मी से नाम से याद रखना, मल्टीपल्स। इसके अंदर पूरी बॉडी के ऊपर रैशेस बनेंगे, ऐसे जिस तरह होगा, जिस तरह प्लेटलेट डिप्लीशन की वजह से, मतलब प्लेटलेट कमी होगी तो जगह जगह पे आपको ब्लिस्टर्स मिलेंगे, आपको ऐसे होगा ब्लड वेसल्स जो हैं वहाँ से क्लॉटिंग, आपको ऐसे पूरी बॉडी के ऊपर रैशेस मिलेंगे, स्पॉट्स मिलेंगे मल्टीफॉर्मी। ये डर्माटोपिक है, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको जो है सेकेंडली बस 2 चीज़ याद रखनी है, एरिथेमा नोड्यूसा। एरिथेमा नोड्यूसा होता है जो आपके काफ के मसल्स हैं, काफ के मसल्स के बैक साइड पे जो चर्बी होती है, फैट्स होती है, फैट की इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे हेमोलिसिस होती है और उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे रैशेस बन जाते हैं। तो सबक्यूटेनियसली जो फैट होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो शिन जो वर्ड है आपका, जो शिन है वहाँ पे शिन की इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे फैट की इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये था आपका माइकोप्लाज्मा का कुछ डिटेल्स, आपने इतना ही याद रखना, ये इनफ है। आपका एक MCQ इसी में कवर हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, आपने एक तो क्लिनिकली इन्वेस्टिगेट हो जाता है, दूसरा सीरोलॉजी कर लेंगे, सीरोलॉजी में आपको माइक्रोब मिल जाएगा। देन इसका ट्रीटमेंट अ बिट इम्पॉर्टेंट कि इसमें क्या होता है कि जो भी आपका माइकोप्लाज्मा का, अगर आपने एटिपिकल निमोनिया को डायग्नोस करना है, चेक करना है कि उसको जो सेफ्ट्राइजोन है मेनली, या फिर आप जो है सेफेलोस्पोरिन जो है फैमिली, और दूसरा पेनिसिलिन फैमिली, ये पेशेंट को कवर नहीं करेंगे, इनसे रेजिस्टेंट होती हैं। जो एटिपिकल निमोनियाज कॉजिंग एजेंट जो होते हैं वो कॉमनली पेनिसिलिन्स और जो है सेफेलोस्पोरिन्स हैं। इन सेफेलोस्पोरिन मतलब आपके सेफ्ट्राइजोन आप याद कर लें, और दूसरा जो है पेनिसिलिन में आप अमोक्सिसिलिन या ऑगमेंटिन याद रख लें, तो वो उनसे रेजिस्टेंट होती है। जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, वो है इसका अजिथ्रोमाइसिन, मतलब आपकी माइक्रोलाइटिक ड्रग्स जो है अजिथ्रोमाइसिन। इसके अलावा आप जो ड्रग बेटर कवर करती है अजिथ्रोमाइसिन, इसके अलावा आप एरिथ्रो भी यूज़ कर सकते हैं, एरिथ्रो भी कवर करेगी, और एरिथ्रो भी कवर करेगी। तो मेनली आपने बस यही याद रखना है, माइकोप्लाज्मा का आपने सिर्फ आपने डायग्नोस कर लिया, ट्रीटमेंट आप कर लेंगे, ईजी होगा। तो ये था आपका ओवरऑल माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, जो है एटिपिकल निमोनिया को इंशाल्लाह हम रिस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में डिस्कस करेंगे, A to Z उसकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी
एंड जो एक्सरेज है, एक्सरेज भी इंशाल्लाह आपको उसमें आपको डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा सारा उसके एक्सरेज के बारे में। फ़िलहाल के लिए आपने यहाँ पे इसके माइकोप्लाज्मा का ये याद रखना है कि प्रिजनर्स हो गए, मेनली यंग एडल्ट 20+ यंग हम लोगों के अंदर अगर एटिपिकल निमोनिया की कॉजिंग एजेंट जो होगा वो मोस्ट कॉमन कॉज माइकोप्लाज्मा होगा। एंड उसके अलावा इसके अंदर IgM एंटीबॉडीज़ मिल सकती हैं। एक DD है, मतलब एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि एरिथेमा नोड्यूसा या एरिथेमा मल्टीफॉर्मी की कॉज हो सकती है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। इसके अलावा ये ऑटो इम्यून डिजीज़ या और भी इसकी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से ये हो सकती हैं। तो IgM की वजह से आपने याद रखना है कि M फॉर माइकोप्लाज्मा, M फॉर IgM, तो ऐसे याद रख लेना है और ये याद रखना है कि ये कॉज कर सकती हैं। लेकिन मेनली आपने याद रखना है कि ये एक्सरेज के अंदर एक्सरे ऐसे लगेगा जिस तरह ये मोर वर्स है देन द एक्चुअल अपीयरेंस, वाइट, टोटली वाइट या ग्राउंड ग्लासेस टाइप ऐसे शो होगा, लेकिन पेशेंट जो होगा इतना वर्स सिनेरियो के साथ नहीं आएगा। तो ये था आपका माइकोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया।